प्रिय साथियों, गुड डे। भारतीय संविधान अथवा भारतीय राज्य व्यवस्था विविध प्रतियोगिताओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी में, जनरल स्टडी में, प्रारंभिक परीक्षा में जहां 15 से 20 क्वेश्चंस औसतन जो है यूपीएससी में पूछे जाते हैं, वहीं साथ ही साथ एसएससी, रेलवेज और जो विविध कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें भी भारतीय राज्य व्यवस्था से बराबर क्वेश्चंस की पुनरावृत्ति हो रही है। भारतीय राज्य व्यवस्था का ये जो पेपर है, इसको किस तरह से तैयार किया जाए कि हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो और प्रतियोगिताओं में हम अधिकतम परफॉर्मेंस, अधिकतम प्राप्तांक प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए हमें भारतीय राज्य व्यवस्था को, हमारे अपने भारत के संविधान को बहुत गहराई से अध्ययन करना होगा। वहीं साथ ही साथ जो भारतीय संविधान के फंडामेंटल्स हैं, जो इसका मौलिक स्ट्रक्चर है, उसे हमें समझना होगा। संसदीय शासन प्रणाली देश में विद्यमान है। वहाँ केंद्र एवं राज्य सरकारों की परिस्थिति को देखते हुए भारत में संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली का सम्मिश्रण है। तो जो भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हमें सबसे पहले फोकस करना होगा। भारतीय संविधान की जो मौलिक विशेषताएं हैं, जैसे भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। जब हम दुनिया में विद्यमान तमाम संविधानों से अपने भारतीय संविधान की तुलना करते हैं, तो ये पाते हैं कि जहाँ कनाडा का संविधान है, उसमें 128 अनुच्छेद हैं। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। अमेरिका जैसा जो हमारा बहुत ही सशक्त लोकतंत्र जहाँ विद्यमान है, अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। वहीं हमारा जो भारत का संविधान है, वो दुनिया का सबसे विशाल संविधान है। लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है। लिखित संविधान है, इससे अभिप्राय ये है कि भारतीय संविधान के जो अधिकांश उपबंध हैं, वो लिखित रूप में पाए जाते हैं। वहीं निर्मित संविधान से अभिप्राय ये है कि एक संविधान सभा ने एक निश्चित समयावधि में भारतीय संविधान का निर्माण किया है। जैसे भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि में हमारी संविधान सभा ने किया है। तो हमें इसकी जो एक तो निर्मित संविधान है, लिखित संविधान है और दुनिया का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। हमारे संविधान में, मूल संविधान में जहाँ 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे, वहीं वर्तमान में हम पाते हैं कि हमारे संविधान में 444 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। वहीं साथ ही भारतीय संविधान में 22 की जगह अब 25 भाग हैं और जब अनुसूचियों की बात करते हैं तो 8 से बढ़कर अब 12 अनुसूचियाँ पहुँच गई हैं। तो इस तरह हम ये पाते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान है। अब प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न ये उठता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशालतम संविधान क्यों है? तो इस प्रश्न का उत्तर इसमें निहित है कि जब हम अमेरिका के संविधान को देखते हैं और वहाँ पाते हैं कि केवल 7 अनुच्छेद हैं, तो वहाँ हमें इस बात का भी अवलोकन करना होगा कि जो अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था है, वहाँ जहाँ एक तरफ
केंद्र का जो संविधान है वो अलग है और जो राज्यों के संविधान हैं उनके प्रावधान हैं वो अलग हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है उसके विशाल होने का एक सबसे प्रमुख कारण ये है कि हमने जहाँ केंद्र सरकार की सारी व्यवस्थाओं का विस्तार से वर्णन किया, वहीं साथ ही साथ प्रादेशिक सरकारों के स्ट्रक्चर का, उनकी संरचना का, उनकी कार्यप्रणाली का हमने बहुत विस्तार से वर्णन किया। तो इस तरह से हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे विशालतम संविधान है। भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ये आलोचना भी की जाती है कि आखिरकार भारतीय संविधान का निर्माण वकीलों ने ही क्यों किया। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि जो विधि है और जो विधान है वो थोड़ा क्लिष्ट होता है और संविधान का निर्माण करने वाले अगर विधि को जानने वाले लोग ना होते तो सरल सा प्रश्न है कि आखिरकार संविधान का निर्माण कौन करते। अब इसका जो विशाल रूप है उसके पीछे एक ये भी कारण है कि जो भारत का संविधान जो बहुत विशाल हो गया तो जो वकीलों का स्वर्ग करके, पैराडाइज ऑफ लॉयर्स करके इसकी जो आलोचना की जाती है, तो इसके विशाल होने में एक ये भी कारण निहित है कि भारत की संविधान सभा में और इसकी निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी जो भी प्रमुख संविधान निर्माता थे, जिनका संविधान सभा में बहुत ही महती भूमिका थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ प्रायः अधिकांशतया जो है वो लॉयर्स थे, बैरिस्टर थे। तो इस तरह से आप देखें कि जब बैरिस्टर और वकील किसी चीज की व्याख्या करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो उसे अधिक से अधिक विस्तार देने का प्रयास करते हैं, हर चीज को ज़्यादा क्लेरिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा भारत का संविधान है वो दुनिया का बहुत ही विशाल संविधान बन गया। अब भारतीय संविधान के पीछे एक आलोचना ये भी की जाती है कि भारत का संविधान उधार का लिया हुआ थैला है, इट इज अ बोरोइंग बैग। अब इसमें इस प्रश्न का उत्तर इस बात में निहित है कि हमने जो विदेशों से भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को ग्रहण किया तो क्या ये उचित था या गलत था। यहाँ प्रश्न ये स्वाभाविक रूप में आता है कि दुनिया का कोई भी संविधान मौलिकता की गारंटी नहीं दे सकता। किसी भी देश के संविधानविद ये नहीं कह सकते कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरिजिनल है, हमने कहीं से कुछ नहीं लिया। तो हम देखते हैं कि दुनिया का जो पहला लिखित संविधान है, अगर हम अमेरिका के संविधान का ही अवलोकन करें तो अमेरिका के संविधान के निर्माण में हम मॉन्टेस्क्यू को इग्नोर नहीं कर सकते। मॉन्टेस्क्यू ने जो पुस्तक लिखी स्पिरिट ऑफ लॉज, और वो स्पिरिट ऑफ लॉज जो उसने पुस्तक लिखी तो उसमें उसने ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन किया और उसने ये पाया कि ब्रिटेन के संविधान में शक्तियों का पृथक्करण होगा, लेकिन मूलतः ब्रिटेन के संविधान में शक्तियों का पृथक्करण नहीं पाया जाता है। लेकिन जो मॉन्टेस्क्यू बहुत प्रमुख विद्वान हैं, उन्होंने ऐसा आभास किया होगा कि वहाँ शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग काम करती होंगी, इसलिए ब्रिटेन का की जो शासन प्रणाली है वो बहुत सशक्त ढंग से काम करती है। तो आप देखें कि जब अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने मॉन्टेस्क्यू की उस पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को ग्रहण किया। हमारे संविधान में चाहे वो संसदीय शासन प्रणाली हो, संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली का बहुत सुमधुर सम्मिश्रण हो, या मौलिक अधिकारों की व्यवस्था हो,
हमने अपने संविधान में दुनिया के जो भी संविधान हैं और उनमें जो बहुत ही प्रमुख विशेषताएं हैं, जो बहुत ही विशिष्ट विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हमने अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित किया है। इसमें कोई बुराई नहीं है और हमने अपने देश काल की परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए अपने संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने विधिवत जो है दुनिया के मौलिक संविधानों में जो प्रमुख उनकी विशेषताएं थीं और जो हमारे देश काल के ढांचे में, स्ट्रक्चर में सही सेट होती थी, उन विशेषताओं को हमने जो है दुनिया के तमाम देशों से ग्रहण किया है। तो उधार का लिया हुआ थैला ये कह कर के भारतीय संविधान की आलोचना करना, मुझे लगता दैट इज अ वन साइडेड फैक्ट, कि एक तरफा आलोचना है। तो दूसरा हम देखते हैं कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। चूंकि संसदीय शासन प्रणाली, अगर आप राजनीति विज्ञान के अध्येता हैं, अगर आप संविधान का अध्ययन कर रहे हैं, तो संसदीय शासन प्रणाली को बहुत ही डेप्थ में समझना और इसको सामान्य शब्दों में समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्रिय प्रतियोगियों, विद्यार्थियों, याद रखें कि चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या किसी अन्य प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हों, उसको हमें समग्र रूप में लेना होता है। हम टुकड़ों में प्रतियोगिताओं की तैयारी नहीं कर सकते कि हम ये कहें कि अब हम यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या अब हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या अब हम बाद में इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। वो बात अलग है कि सेक्ट वाइज हम उनको अलग अलग प्रिपेयर कर लें, लेकिन एज ए होल हमें सारे कंसेप्ट को, सारी चीज़ों को विस्तार से प्रारंभ से ही समझने की आवश्यकता है। तो संसदीय शासन प्रणाली चूंकि हमारे देश और हमारे संविधान की मौलिक विशेषता है, तो संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली से अभिप्राय है कि जहां कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल विधायिका के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, वहां संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। हमें हमेशा दृष्टि में रखना है कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है, वहां पर संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। अब प्रश्न उठता है कि लोकप्रिय सदन, इससे क्या अभिप्राय है? तो दुनिया के प्रत्येक देश में लोकप्रिय सदन वह सदन होता है जिसको पॉपुलर हाउस उसे कहते हैं, जिसका चुनाव जनता के द्वारा सीधे सीधे किया जाता है। तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसको हमें बहुत डेप्थ से समझना है। संसद विधि निर्मात्री संस्था है। जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप संसद में बैठकर उस जनता के लिए कानूनों का निर्माण करते हैं जिन्होंने उन्हें चुना है और चुन करके संसद में भेजा है। और यहाँ पर जो कार्यपालिका के प्रतिनिधि अर्थात मंत्रिमंडल है, वो बाकायदे विधायिका के प्रति जवाबदेह रहता है। तो हमें ये समझना है। दूसरा, संसदीय शासन प्रणाली जहाँ जहाँ पाई जाती है, संसदीय शासन प्रणाली का जो जनक देश है वो ब्रिटेन है और हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली को अडॉप्ट किया है। तो जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में भी आप देखें, वहाँ नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, ये 2 विभाजन होते हैं। जो नाम मात्र की कार्यपालिका ब्रिटेन में, वहाँ राजा या रानी होता है, क्राउन होता है। वहीं हमारे देश में भी नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में, नॉमिनल हेड के रूप में, हम जो है अपने राष्ट्रपति को, अपने राज्याध्यक्ष को, जिसे हम संवैधानिक अध्यक्ष की भी संज्ञा देते हैं, उनकी व्यवस्था है। और दूसरी तरफ जो वास्तविक कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल,
जो बाकायदे कानूनों के का उत्तरदायित्व लेता है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें कि दोहरी कार्यपालिका की व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली की एक अन्य विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली के साथ-साथ आपको संघात्मक शासन प्रणाली को समझना होगा। यहाँ आप देखें कि कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की शासन प्रणालियाँ पाई जाती हैं। जहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वहाँ संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। और जहाँ कार्यपालिका, विधायिका और साथ ही साथ न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है, वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। तो जैसा कि अमेरिका में, वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में केवल इकहरी कार्यपालिका होती है। जो राष्ट्रपति है, उसका चुनाव होता है और समग्र कार्यपालिका जो है, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, तो हमारे यहाँ दोहरी कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा संघात्मक शासन प्रणाली एवं एकात्मक शासन प्रणाली। प्रिय प्रतियोगियों, याद रखें कि चाहे आप राजव्यवस्था की तैयारी कर रहे हों या अर्थव्यवस्था की तैयारी कर रहे हों या जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हों, जो तैयारी में प्रमुख चीज़ है, जो सार है, वो शब्दावली है। अगर आप राजव्यवस्था में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि जो राजव्यवस्था से जुड़ी हुई शब्दावलियाँ हैं, जो शब्द हैं, उन्हें हमें क्लैरिफाई करना है। इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और हम मेंस एग्जाम में और इवन इंटरव्यू में सही तरह से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। तो अर्थव्यवस्था में भी अगर आप आर्थिक शब्दावली का सही तरह से तैयारी नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जाहिर है कि अर्थव्यवस्था आपके लिए बहुत ही कठिन साबित हो सकती है। तो राजनीतिक शब्दावली में हमारे संविधान की एक ये भी विशेषता है कि हमारे यहाँ संघात्मक एवं एकात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण पाया जाता है। हालांकि संघात्मक शासन प्रणाली जो विशेषता है वो ज़्यादा निहित है और एकात्मक शासन प्रणाली की ओर हमारा संविधान झुका हुआ है। संघात्मक शासन प्रणाली से अभिप्राय क्या है या एकात्मक शासन प्रणाली, इन दोनों को डिवाइड करने वाला जो बेसिक चीज़ है वो क्या है? तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा केंद्र राज्य संबंधों पर। केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की शासन प्रणालियाँ पाई जाती हैं। जहाँ पर सारी शक्तियाँ एक केंद्र सरकार में निहित होती हैं, तो वहाँ एकात्मक शासन प्रणाली यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। और जहाँ पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन पाया जाता है, तो वहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। हमारे देश में चूँकि एक तरफ केंद्र सरकार है, वहीं प्रदेशों में प्रादेशिक सरकारें विद्यमान हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली के स्ट्रक्चर को अपनाया गया है। वहीं कुछ विशेषताएं हैं जो एकात्मक शासन प्रणाली की ओर इंगित करती हैं। जैसे हमारी इकहरी नागरिकता है। अगर हम अमेरिका के संविधान का अवलोकन करते हैं, वहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली वहाँ अगर देखा जाए तो वहाँ केंद्र एवं राज्य इन दोनों की नागरिकताएं अलग हैं। हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता है, वहाँ दोहरी नागरिकता है। एक तरफ यूएसए की नागरिकता, वहीं आप वर्जीनिया स्टेट में रहते हैं या फिलाडेल्फिया स्टेट में रहते हैं, तो उन स्टेट की आपको सिटीजनशिप अलग लेनी होगी। तो इस तरह आप देखें कि हमने चूँकि संघात्मक शासन प्रणाली को कनाडा से ग्रहण किया है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो संविधान है वो एकात्मकता की ओर भी झुका हुआ है
और हमने उस तरह से सेपरेशन नहीं किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो भारतीय संविधान की विशेषताओं को ले करके ये पहला वीडियो मैंने जो निर्मित किया है, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर मैं और वीडियोज बनाऊंगा और भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था पर आपकी मजबूत पकड़ कैसे हो और आप अधिकतम अंक कैसे पा सकें, मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि आपकी समग्र तैयारी में मैं आपके साथ जुड़ करके, आपके साथ रह करके आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकूं। तो आज इसी के साथ जय हिंद।